प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के यूनिट फर्स्ट इतिहास के विषय में आपको बताएंगे। हम यूनिट फर्स्ट के प्रथम अध्याय भारत में प्रथम साम्राज्यवाद, भारत का प्रथम एकीकृत साम्राज्य के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश काफ़ी बड़ा और समृद्धशाली देश था, लेकिन हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग राजाओं के हाथों में थी। हमारे देश में छोटे बड़े कई शासकों का शासन था। आपस में लोगों के शासकों में आपस में प्रतिद्वंद्विता थी, जिससे किसी भी संघर्ष में, राष्ट्र के विकास में वह लोग एक मत एक विचार होकर के कोई कार्य राष्ट्र हित में नहीं सोचते थे। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि हमारे देश में हमारी समृद्धि में विदेशी शासकों की नज़र लग गई और यूनानी आक्रमणकारियों से लेकर के अन्य विदेशी शक्तियों ने हमारे देश पे आक्रमण करके हमारे देश की सैन्य शक्ति से लेकर के धन धान्य तक को क्षति पहुंचाई। हमारे देश का जो सांस्कृतिक ताना बाना था उसको बहुत ही अहित किया। लेकिन आगे चल करके हमारे देश में एक एकीकृत साम्राज्य की स्थापना हुई और वह स्थापना सिकंदर के आक्रमण के बाद हमारे देश में उपजी हुई परिस्थितियों के कारण हुई। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में दुनिया को जीतता हुआ भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह भारत को पूर्ण रूप से जीत नहीं सका। उसके जाने के बाद हमारे देश में एक नई शक्ति का उदय हुआ, जिसको इतिहास के पन्नों में मौर्य साम्राज्य के रूप में, मौर्यों के शासनकाल के रूप में इतिहास में जाना जाता था। ऐसा माना जाता है, जैसा कि इतिहास में लिखा भी है, कि हमारे देश में प्रथम एकीकृत केंद्रीकृत शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसके पहले कोई भी शासक हमारे देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का कार्य नहीं किया, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त था, इन लोगों ने मिलकर के भारत को एकता के सूत्र में बांधने की योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध, जिसका तत्कालीन अत्याचारी शासक घनानंद था, जिसको इतिहास के पन्नों में धनानंद भी कहा जाता है, उसके साम्राज्य को 322-23 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका और भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतापी शासक था। उसने केवल भारत को ही नहीं एकता के सूत्र में बांधा, बल्कि भारत का विस्तार कर हिंदू कुश पर्वत तक भारत की सीमाओं को फैला दिया। यह शासक भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पीपल वन के क्षत्रिय घराने में 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन सत्ता को संचालित कर रहा था, भारत में शासन कर रहा था, उसी समय 305 ईसा पूर्व में हमारे देश पे यूनानी सेनापति सेल्यूकस, जो कि सिकंदर का उत्तराधिकारी भी था, उसने हमारे देश पे आक्रमण किया, लेकिन वह पराजित हुआ
और उसकी पराजय से चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली शासक के रूप में उदित हुआ और वह हमारे देश में शासन करने लगा। उसने भारत के छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन किया और बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा के लिए उन पर सैन्य शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के इतिहास लेखन कला बहुत ही अविकसित थी। हमारे देश का कोई भी क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता था। उस समय दूसरे विदेशी पुस्तकों पर आधारित हमारा इतिहास हमको मिलता है, कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा और कुछ साहित्यिक ग्रंथों के द्वारा हमें अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में भी यूनानी राजदूत मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कश्मीर और कलिंग को छोड़ करके संपूर्ण भारत तक फैला हुआ था। मैगस्थनीज आगे लिखता है कि इसका शासन 3 भागों में बटा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 3 भागों में बटा हुआ था। केंद्रीय शासन, नंबर 2 प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। केंद्रीय शासन केंद्र से संचालित होता था, जिसके लिए मंत्री, पुरोहित, राजदूत और अमात्य होते थे और वही लोग केंद्र का संदेश राज्यों और गांव तक पहुंचाते थे। एक शासन करने की एक कड़ी थी, अर्थात जैसे आज के समय में केंद्रीय शासन अर्थात संघ शासन, राज्य शासन और गांव का ग्रामीण शासन होता है, हमारे देश में शासन त्रिस्तरीय है, वैसे प्राचीन काल में भी था। और उस समय जो भी शासन में का मुखिया होता था वह राजा ही कहा जाता था। राजा के कई नाम होते थे, लेकिन खास तौर पर आम तौर पर सम्राट, राजन, राजा आदि नामों से संबोधित किया जाता था। प्रांतीय शासन सुविधा के अनुसार राज्य को बांट दिया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था और उन प्रांतों का मुखिया राजा का निकटस्थ व्यक्ति या राजा के राजकुमार जो होते थे उनको प्रांतपति बनाया जाता था और उन्हीं के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों का शासन किया जाता था। स्थानीय शासन, जो शासन की सबसे छोटी इकाई थी, वह ग्राम शासन कहलाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। जैसे आज प्रधान होते हैं वैसे उस समय ग्रामिक कहा जाता था। यह गांव के शासन का पूरा प्रबंध करता था। 5 या 10 गांव के समूह को गोप कहा जाता था, जैसे आज न्याय पंचायत या परगना होता। इकाइयां वैसे ही हैं जैसे आज हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत का वर्तमान शासन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से काफी हद तक मिलता जुलता है। उनके जो बनाए हुए नियम कानून थे, सुख सुविधाएं थी, जनता के हित के कार्य थे, वे आज भी किए जा रहे हैं। न्याय व्यवस्था बहुत उत्तम कोटि की थी। धर्मस्थी उस समय का न्यायाधिकारी होता था और वह दीवानी न्यायालय का मामला देखता था। दूसरे कष्ट शोधन न्यायालय होते थे जो फौजदारी के मामले देखते थे। झूठी गवाही देने वाले को अंग भंग का दंड दिया जाता था।
आमतौर पर प्राणदंड कम से कम व्यक्तियों को दिया जाता था। प्लूटार्क और प्लानी जैसे विदेशी इतिहासकारों का अभिमत है कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवारी सेना, 9,000 गज सेना और 8,000 रथ सेना थी। इसके अलावा सेना में अनेक समितियां बनी हुई थी, जैसे नौसेना, पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना आदि के लिए अलग अलग प्रमुख होता था। युद्ध सामग्री, युद्ध खाद्यान्न ढोने के लिए अलग समितियां होती थी जो सेना के सर्वोच्च अधिकारी के अधीन होती थी। युद्ध काल में राजा स्वयं प्रधान सेनापति का उत्तरदायित्व निभाता था। सेनापति होते थे, अलग अलग भागों के सेनापति होते थे, लेकिन युद्ध काल में आमतौर पर सेना का नेतृत्व राजा ही करता था। यह आज के दृष्टि से देखा जाए तो उचित नहीं था, क्योंकि राजा के पकड़े जाने या राजा के बंदी बनाए जाने, मारे जाने पे बिना हारे हुए पूरे राज्य की पराजय मान ली जाती। गुप्तचर विभाग इनका बहुत मजबूत था, क्योंकि चाणक्य जैसा कूटनीतिक व्यक्ति खुद ही उस पर निगाह रखता था। राजकीय आय का प्रमुख साधन कृषि उपज था और जनता से उपज का 1/6 भाग शासन कर के रूप में लेता था। इसके अलावा तट कर और निर्यात कर, बिक्री कर भी लिए जाते थे और जुआरियों से अलग कर लिया जाता था। दंड भी आय का एक प्रमुख साधन था, अर्थात अपराधी जो अपराध करते थे उनसे दंड वसूला जाता था और वह दंड राजकीय कोष में जमा होता था और उस धन से राज्य की रक्षा और राष्ट्र के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता था। मौर्य काल में साहित्य का बहुत विकास हुआ। यद्यपि मौर्य काल की भाषा प्राकृत थी, लेकिन संस्कृत का भी महत्व दिया जाता था। उस समय अनेक संस्कृत के ग्रंथ भी लिखे गए। संस्कृत विषय भाषा के जो ग्रंथ लिखे गए, यद्यपि वह मौर्यों के बाद के हैं, लेकिन उन ग्रंथों में मौर्य काल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। उन ग्रंथों में कालक्रम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन किस शासक के काल में थे, किस राजा के समय की घटना घटी, लिखी गई, यह हमें पता चलती है। जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार और रघुवंश लिखा। यह बाद के लिखे गए ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें मौर्य काल की भी छाप पड़ी हुई। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक 2 नाटकों को लिखा। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा, जिन पर इनका प्रभाव परिलक्षित होता है। चंद्रगुप्त के समय में शिक्षा के 2-3 प्रमुख केंद्र थे, जिसमें तक्षशिला, विक्रमशिला, उदयपुरी तथा वाराणसी थे। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत से विद्यार्थी या अधिक संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय काफी बड़ा विश्वविद्यालय था। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 1,500 अध्यापक उस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते। इस स्थिति से यह हमारे देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जा सकता है। चंद्रगुप्त के समय में आया हुआ चीनी यात्री फायान और हर्षवर्धन के समय में आया हुआ
ह्वेनसांग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा का विस्तृत वर्णन करते हुए भूरि भूरि प्रशंसा की है। कला के क्षेत्र में हमारे देश में अनेक मठ और मंदिरों का निर्माण उस समय हुआ था। अजंता और एलोरा की गुफाएं उस समय की प्रसिद्ध कलाओं में एक हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारा देश काफी आगे था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी उस समय हो जाती थी। मौर्य काल में पशु चिकित्सा और रसायन विज्ञान का भी उल्लेख हमारे देश के तत्कालीन ग्रंथों में मिलता है। अपराधों में कमी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में हमारे साहित्यिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है। इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि भले ही कालचक्र का वर्णन नहीं है, लेकिन भारत की शिक्षा, कला, साहित्य की एक विरासती परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसका मुकाबला दुनिया के देशों की संस्कृतियां नहीं कर सकती, क्योंकि भारत की सभ्यता, संस्कृति इतनी पुरानी है कि दुनिया के तमाम देशों का उदय ही नहीं हुआ। उस समय भारत दुनिया को ज्ञान विज्ञान और शिक्षा की धुरी था। ये कट गिरा का चला। आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो मौर्य काल में भारत बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। धन धान्य से परिपूर्ण था, अच्छी कृषि होती थी, कृषक राजा की सहायता करते थे और हमारे देश में अपार संपत्ति थी। व्यापार के क्षेत्र में भारत काफी आगे था। चीन, बर्मा, जावा, पश्चिम एशिया, सुमात्रा, यूरोप, रोम, कंपूचिया तक भारत का व्यापार होता था। सोना चांदी विदेशों से लाया जाता था। हमारे धर्म में उस समय हिंदू धर्म था, लेकिन बौद्ध और जैन उस समय काफी विकसित अवस्था में आ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं आगे चल करके जैन धर्म स्वीकार कर लिया और अपने जीवन के अंतिम समय तक जैन धर्मावलंबी बना रहा। चंद्रगुप्त के काल में बौद्ध धर्म भी प्रचलित था हमारे देश में, क्योंकि लोगों में विष्णु, कृष्ण, शिव, गणेश की पूजा होती थी। इसका सबूत सारनाथ के मंदिरों में प्रदर्शित होता है कि उस समय के लोग बौद्ध जैन के साथ हिंदू परंपरा के भी अग्रदूत थे। मंदिर बने हुए हैं तो वहीं पे गुफाएं बनी हुई हैं, स्तूप बने हुए हैं। इस प्रकार से सभी तरह के धर्मों का आदर हमारे देश में होता था। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। अपने जीवन के अंतिम समय में इसने जैन धर्म के द्वारा कठोर साधना करके कर्नाटक के श्रवण बेलगोला पर्वत शिखर से अपना जीवन समाप्त कर लिया। इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। वह अपने पिता के समान तो योग्य नहीं था, लेकिन इतने विस्तृत साम्राज्य को अपने जीवन भर वह अक्षुण्ण बनाए रखा, जनता का हित करता रहा। उसने अन्य देशों पे आक्रमण नहीं किया, साम्राज्य विस्तार नहीं किया,
लेकिन भारत की गौरवशाली परंपरा को कायम रखे रहा। चंद्रगुप्त का जीवन परिचय और उसके कार्य वर्तमान राजनीतिज्ञों, विद्यार्थियों, समाज सेवकों के लिए आज भी दिन प्रेरणा स्रोत है। हम आज का चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम इसके पौत्र अशोक के बारे में अगले दिन फिर चर्चा करेंगे।